गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास हमारी एनाटॉमी शरीर रचना और एनाटॉमी का जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, श्वसन तंत्र की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या किया है, अपना जो ट्रेकिया वगैरह का वो सारा कुछ और लंग्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आज लंग्स को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना फिशर एंड लॉब्स ऑफ लंग्स। ठीक है, कि लंग्स के अंदर क्या है, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिशर एंड लॉब्स। देखो फिशर क्या होता है, फिशर क्या एक तरह की रेखा होती है, एक गहरी रेखा। और लॉब्स का मतलब क्या है, लॉब्स है कुछ हिस्से, एक अलग से कंपार्टमेंट बना दे। जैसे मान लो अगर हम जैसे इस बोर्ड के अंदर हम इस तरह से एक लाइन ऐसे खींच दें, एक लाइन ऐसे खींच दें, तो एक अलग अलग चार लोब बना देते हैं हम। उस तरह से क्या है, कुछ हिस्से हैं इसमें लॉब्स और फिशर, इनको आप देखेंगे अभी। तो लंग्स में क्या है, राइट लंग जो है वो डिवाइडेड है 3 लॉब्स में, ठीक है, बाय 2 फिशर। अब जैसे ये हो गया एक तो, ठीक है, इसी तरह का अपना ये हो जाएगा, ये इस तरह से रहते हैं। नीचे वाला वो जो अपन ने बोला था ना, थोड़ा तिखा सा होता है ये वाली चीज़, सीपी एंगल कहते हैं। जैसे ये लंग्स है अपनी, ठीक है, ये अपना राइट लंग है, ये अपना लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं लोब्स की और इसकी फिशर की। अब देखो जो राइट लंग है उसका, अपना जो राइट लंग है वो क्या है, डिवाइडेड इन 3 लोब, ठीक है, 3 लोब में डिवाइडेड है, इस तरह से मान लो, ठीक है। 3 लोब्स में अपना लंग्स जो है डिवाइडेड है। इस तरह से कर लो या इसको ऐसे कर लो। मेन तो बात ये कि अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो एक ये हो गया अपर लोब, अपर लोब। फिर ये वाला मीडियम, मिडल, मिडल बोल लो या मिडल बोल लो या मीडियन बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना मिडल लोब हो गया। और एक नीचे नीचे वाला क्या है फिर, लोअर लोब। नीचे वाला तो लोअर लोब, लोअर लोब। तो ये देखो, ये तो हो गए 3 लोब, अपर मिडल और लोअर। और जो इन 3 लोब को बना रहे हैं, जो ये बीच में रेखा है, तो ये लाइन जो डिवाइड इनको कर रही है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग लोब में, ये क्या है, फिशर है। ये क्या है अपनी फिशर, ठीक है। ये जो लाइन है जो लोब में डिवाइड कर रही है इसको, लंग्स को, वो क्या है, फिशर है। तो 3 लोब्स इसमें, राइट जो लंग्स है इसमें कितने हो गए, 3 तो लोब्स हो गए और 2 फिशर, ठीक है, 3 लोब और 2 फिशर। ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, दो जो फिशर है वो कैसी है, एक तो ऑब्लिक है, एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो क्या बोला इसने, एक तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, जो मतलब इस तरह से हो सीधा, ठीक है। ये वाली आप ऐसे मान लो, ठीक है, सीधी कर लो इसको थोड़ी सी, वैसे तो सीधी है, ठीक है। और एक क्या करे, इस तरह से है, ऑब्लिक किसको कहते हैं अपन, जो टेढ़ी लाइन है। देखो अगर अपन इस लाइन को तो बोल लेंगे हॉरिजॉन्टल, जो, ठीक है, लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है। और जब हम ऑब्लिक की बात करें, ऑब्लिक क्या होता है, इस तरह से टेढ़ा। ये कौन सी लाइन होगी, ऑब्लिक, ठीक है। एक तो टेढ़ी लाइन और एक, तो ये 2 फीचर है, एक ऑब्लिक है एक ट्रांसवर्स है। फिर अब देखो जो पहली फीचर है हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सीधी है, तो दी हॉरिजॉन्टल फीचर पासेस फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर,
अप टू ओब्लिक फिशर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर से लेके ओब्लिक फिशर तक ये जाती है। द फिशर रन हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि जो हमारी चौथी पसली है, जो कोस्टल कार्टिलेज है, वहां तक ये क्या है, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है एंड मीट दी ओब्लिक फिशर इन द मिड एक्सिलरी, ठीक है। बीच में जाके किससे मिल जाती है फिर, जो हमारी ओब्लिक फिशर है। दी ओब्लिक फिशर कट्स इनटू होल थिकनेस ऑफ लंग्स, जो ओब्लिक वाली टेढ़ी लाइन वो क्या कर रही है, पूरी जो मोटाई को काटती है, किसके, लंग्स के। इट पासिज ओब्लिकली डाउनवर्ड, एक ऊपर से नीचे की तरफ आती है और ओब्लिक टेढ़ी सी होती है, फॉरवर्ड क्रॉसिंग दी पोस्टीरियर बॉर्डर अबाउट 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स एंड दी, मतलब जो एपेक्स है लंग्स का उसके 6 सेंटीमीटर नीचे है। द इंफीरियर बॉर्डर अबाउट द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियम प्लेन। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि दो लाइनें होती हैं जिनको फिशर बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक ऑब्लिक होती है, जो कि डिवाइड करती है राइट लंग को तीन लोब में। तीन लोब का नाम है अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ठीक है। और उसी तरह से फिर जो हमारा लेफ्ट लंग है वो तो क्या है कि दो ही इसमें लोब होते हैं और एक फिशर हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो रूट ऑफ लंग्स, इसमें तो सिर्फ क्या होगा, अपर लोब और लोअर लोब होगा लेफ्ट वाले में। रूट ऑफ लंग की बात करें तो रूट ऑफ द लंग इज शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल विच कनेक्ट द मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स टू द मीडियस्टेनियम। तो रूट क्या है इसका, रूट किसको बोलते हैं अपन, जड़ को, ठीक है। तो लंग्स की जो जड़ है वो क्या है, इज इन लंग शॉर्ट, इन इज ए शॉर्ट, मतलब इसका रूट क्या छोटा होता है, ब्रॉड थोड़ा चौड़ा होता है, और कनेक्ट किसको करता है वो, मीडियल सरफेस, लंग्स का जो मीडियल सरफेस है उसको कनेक्ट करता है किससे, मीडिया स्टेनम से, ठीक है। मीडिया स्टेनम क्या है, हमारी बीच वाली जो लाइन है। तो द रूट ऑफ लंग्स लाइज अपोजिट द बॉडी ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारी वर्टिब्रा है कौन सी, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ थोरेसिक, ठीक है, सर्वाइकल नहीं, थोरेसिक। T5 T6 और T7 के बिल्कुल सामने होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर विच आइदर एंटर और कम आउट द लंग्स ऑन द हिलियम। तो अच्छा, फिर आगे अपनी ब्लड सप्लाई है, कोई खास नहीं। कंटेंट द प्रिंसिपल ब्रोंकस, वन पल्मोनरी आर्टरी, टू पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल वेसल, ब्रोंक। तो फिर इसकी ब्लड सप्लाई देखो अब, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में क्या है, इसके अंदर जो है हमारे लंग्स की ब्लड सप्लाई में क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी ब्रांच ऑफ थोरेसिक एरोटा। आर्टरी का नाम क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ब्रोंकस को, क्योंकि आगे जो ट्रेकिया वो आगे ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, इसलिए ब्रोंकियल आर्टरी है। और ब्रांच किसकी है वो, थोरेसिक एरोटा की, ठीक है, थोरेसिक एरोटा की। और नर्व सप्लाई की जब बात करेंगे तो आप इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक वैगस नर्व एंड सिंपैथेटिक T2 T5 स्पाइनल नर्व। तो इसके अंदर दोनों टाइप की नर्व है, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो कौन सी, इसमें वैगस नर्व है। और जो सिंपैथेटिक नर्व है वो T2 से लेके T5 तक स्पाइनल नर्व है। तो बोथ नर्व फर्स्ट फॉर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस सिचुएटेड इन फ्रंट एंड बिहाइंड। तो इसको छोड़ दो। अब देखो इससे रिलेटेड क्या है, हमारी लंग्स से रिलेटेड क्या है, हमारी अप्लाइड एनाटॉमी, यानी कि इनमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले देखो, दी ट्यूबरकुलर लेजन कॉमनली इन्वॉल्व इन द एपिकल रीजन ऑफ लंग्स, ठीक है। एपिकल रीजन कौन सा हो गया, अब एपिकल रीजन यानी कि ये ऊपर वाला, ये वाला, यानी कि जो एपेक्स, एपेक्स वाला जो रीजन होता है वो है एपिकल रीजन। ये नीचे क्या है, बेस है, ऊपर क्या है, एपेक्स है। तो एपिकल रीजन में इसके क्या होगा, हमने ट्यूबुकुलर लेजन होंगे। ट्यूबुकुलर लेजन का मतलब क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस सुना आपने, ये नौका तो करेगा, ट्यूबरकुलोसिस सुना है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, पता नहीं, सुना है सिर्फ ना, क्या होता है नौका, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये नहीं सुना आपने, ये सुना है, टीवी सुना है? कौन से वाला, घर में देखने वाला या बीमारी वाला? जो घर में टीवी देखते हैं वो कैसे देखते हैं अपना,
यही है। तो वो टीवी है, ये होता है ना, ये होता है ना, ये टीवी। तो अब ये देखो, ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी की जो बीमारी आप बोलते हैं, क्या क्या रही है? ट्यूबरकुलर लेजन, ट्यूबरकुलर लेजन। ये आपने बोला कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये अपने शुरू में है ना, मुझे सारी जब डिजीज पड़ी थी स्वस्थ थी में, उस टाइम इसको अपन ने डिटेल में पढ़ा था, ट्यूबरकुलोसिस को। इसकी इसका जो है कोजिंग बैक्टीरिया भी आपने बताया था मेरे को, याद है कुछ नाम इसका? किस बैक्टीरिया? हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। हाँ, ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरकुलोसिस जो भी बोल लो, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया से, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो जब भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो ये बीमारी क्या है, हावी हो जाती है। कॉमनली क्या है, लंग्स में होती है। वैसे ये कहीं भी हो सकती है, कभी आपने सुना होगा किसी के गले की टीबी होगी, किसी को हड्डी में टीबी होगी, किसी के कहाँ टीबी होगी, इस तरह। लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा ये जो होती है, कॉमन केस आपको मिलेंगे लंग्स के लिए, ठीक है। उसको ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को क्या है, खांसी आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसको रोज़ फीवर आएगा, रात को बुखार आता है, ठीक है। उसका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल सुपड़ा सा हो जाएगा बंदा। तो मतलब क्या है, ये एक तरह के क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसके अंदर क्या होता है फिर लंग्स के अंदर, जैसे मान लो ये लंग्स है अपने, ठीक है, ये फेफड़े ना, लंग्स में जो टीबी होगी, इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, इसके जो लेजन होते हैं, जैसे मान लो यहाँ क्या होगी, इसमें गांठे टाइप होगी, जैसे यहाँ जाके बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं। और मेनली कहाँ होते हैं, ऊपर अपर पार्ट में होते हैं। एपिकल रीजन बोला ना, एपिकल यानी कि एपेक्स कौन सा है, एपेक्स किसको बोलते हैं, वहाँ ऊपर वाले पार्ट को बेस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को। तो ये टीबी के बैक्टीरिया यहाँ जाके अपना घर बना लेते हैं इस तरह से, वहाँ पे एक तरह से जख्म टाइप से कर देते हैं। जब आप क्या करोगे, इसका चेस्ट एक्सरे करवाओगे, टीवी वाले का चेस्ट एक्सरे करवाते हैं अपन, जब आप वो फिल्म उठा के देखोगे, उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे वाइट 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 धब्बे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इसने जैसे जख्म टाइप से बना लिया, हाँ, घर बना लिया इन बैक्टीरिया ने। फिर क्या होगा, उसने क्या किया, अपना क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट लिया इसके अंदर। इसका जो ट्रीटमेंट मेन चलता है वो होता है डॉट्स किट होती है, डॉट्स, ठीक है। डॉट किट चलती है, आपने कभी ऐड में देखा हो तो, डॉट किट बोलते हैं। तो डॉट किट डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड ट्रीटमेंट या थेरेपी, ठीक है। तो अब वो ले लिया उसने, उसके बाद क्या है कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन मतलब बैक्टीरिया यहाँ से खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो उसने ये इस तरह से जो गर्जा बनाया, जो उसने लेजन किया, मतलब निशान ये क्या है, ऐसे कैसे रह जाएंगे उसके, ये निशान वैसे ही रहते हैं। ठीक होने के बाद भी आप अगर एक्सरे, जैसे मान लो आपके कोई पड़ोस में या कोई भी ऐसा पेशेंट है, अभी उसका, जैसे मान लो पुराने टाइम में उसको टीबी हुई है, उसको अभी भी आप जब एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाओगे, फिर उसको फिल्म को उठा के देखोगे आप, तो उसके अंदर आपको अभी भी वो वाइट 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 पैचेस दिखाई देंगे। उसको बोलते हैं आप ट्यूबरकुलर लेजन, यानी कि ठीक तो हो गया, वो निशान छोड़ दिया उसने। तो ये कहाँ पे कॉमनली इन्वॉल्व इन दी एपिकल रीजन, क्या कह रहे हैं, ये नॉर्मली आपको कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर मोस्टली चांसेस में ऊपर वाले पार्ट में आपको लंग्स के दिखाई देंगे, रीजन ऑफ लंग्स। तो फिर और क्या है, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल, पार्टिकुलर इन दी वेस्टिकन सिविलाइजेशन। अब देखो क्या कि एक होता है इसके अंदर लंग्स से रिलेटेड, क्या है, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है, कार्सिनोमा अगर कई वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो उसका मतलब क्या, बंदे को क्या हो गया, कैंसर, ठीक है, जो हमारे लंग्स का कैंसर होता है। तो ब्रोंकियोजेनिक, ब्रोंकियोजेनिक यानी कि कहाँ हो गया उसके, ब्रोंकस में, ब्रोंकस में उससे क्या हो गया, कैंसर। तो क्या कह रहा है, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। तो सबसे कॉमन कैंसर होती है किसमें, और होती है किसमें सबसे ज़्यादा, ये मेल्स में, ठीक है। जो बंदे हैं उनमें क्या है, मेल में क्या आती है, सबसे ज़्यादा ब्रोंकियोजेनिक कैंसर होती है। आपको लंग्स से रिलेटेड कैंसर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कारण ये भी हो जाता है, मेल्स क्या करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं ना, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई जो क्या कहते हैं इसको, हुक्का, या जो भी मतलब तरह तरह का जो भी है नशा, जो ये मतलब स्मोकिंग वाला होता है जो,
तो वो जा जाके धुआं अंदर जमता है, तो उससे इरिटेट होते हैं हमारे सेल, तो उसमें कैंसर सेल एक्टिवेट हो सकते हैं। अच्छा, और क्या आ गया नेक्स्ट, इसमें क्या है, लंग एब्सेस मोस्टली अकर इन दी राइट लोअर लोब। अब देखो एक चीज आती है लंग्स एब्सेस, लंग्स एब्सेस, अब देखो ये क्या चीज होती है, एब्सेस वर्ड जहाँ आएगा तो अपन नॉर्मली जो एक एब्सेस कहीं भी वर्ड आ गया, उसका मतलब आपने क्या समझा कि वहाँ पे किसी जगह पे क्या है, पस पड़ गई, जो कहते हैं ना रात बढ़ गई है, पस उसको पस बोलते हैं जैसे, ठीक है, तो उसको एब्सेस बोल देंगे अपन कि वहाँ पे एक जगह पस जमा हो गई है, ठीक है। तो लंग्स एब्सेस क्या कह रहे हैं, कहाँ होती है ये, मतलब लंग्स एब्सेस यानी कि कहाँ पे होगी अभी ये, लंग्स में, ठीक है, फेफड़े के अंदर क्या होगी, एक तरह से एक जैसे पस जमा होगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई अपने इन्फेक्शन हुई लंग्स में, दवाई ली नहीं ली, कभी ले ली कभी नहीं ली, या इलाज ना करवाया, तो बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या किसी इरिटेंट एलर्जिक चीज़ के आप कॉन्टैक्ट में बार 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 आ रहे हैं, उस चीज़ को सुधार नहीं कर रहे, तो अपने इन्फेक्शन होती रहेगी, फिर इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक एब्सेस, एक जैसे फर्स्ट टाइप से भर जाएगा इसमें लंग्स में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप लंग एब्सेस। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, राइट लोअर लोब में। ये मोस्टली केसेस कहाँ पाए जाते हैं, राइट में, राइट लंग में पाई जाएगी आपको जब भी एब्सेस मिलेगी ज़्यादातर, और कहाँ पे होगी उसमें भी, लोअर लोब में, नीचे, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर बस क्या है, एक गाढ़ा पानी टाइप से है ना, बस है जो वो एक म्यूकस है, एक गाढ़ा पानी है, तो वो ऊपर तो रहेगा नहीं, वो आगे नीचे बैठेगा, ठीक है। और ये होता ज़्यादातर कहाँ पे कह रहे हैं, राइट लंग में और उसके भी लोअर लोब में, ठीक है। फिर और क्या है इससे रिलेटेड, क्या बीमारी अप्लाइड एनोडमी होती है, ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स। तो अस्कल्टेशन क्या होता है, अस्कल्टेशन आ गया तो देना पूछे। अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन क्या चीज़ होती है, अस्कल्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपने पास कोई पेशेंट आए हैं, ठीक है, तो अगर खांसी का जुकाम का पेशेंट है, तो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप तो पता ही होगा ना, तो वो डॉक्टर लेता है लगाता है, चेस्ट की आवाज़ सुनता है, तो वो आवाज़ सुनना क्या है, ऑस्कल्टेशन है, ठीक है, कि जो लंग्स है इसके अंदर कोई कफ तो नहीं भरा हुआ, या इसकी साउंड कैसी है, एक्सपायरेशन की साउंड कैसी है, इंस्पायरेशन कैसी है, या फिर कई बार बंदा पेट पे भी लगा के देखता है, पेट पे क्या देखता है, उसकी बोबल मूवमेंट कैसी है, उसकी आंतों की जो मूवमेंट है वो कितनी हो रही है। अब जब भी आप किसी ने ला रखा है, आपने कोई स्टेथो ले रखा है घर पे, नहीं लिया कभी, चलो एक लिया है ना, वैसे कॉमन सा नॉर्मल सा 250-300-400 का आ जाता है, ठीक है, तो कभी सुन के देखना, उसको डेट करके देखना, अगर मान लो कोई लूज मोशन का पेशेंट होता है ना, उसके आप पेट पे लगा के सुनोगे, तो उस पर आपको मूवमेंट मिलेगी बहुत तेज़ तेज़, ऐसे सुनाई देगी, जो पता नहीं क्या भाग रहे हैं, जैसे भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि उसमें क्या है, उसकी इंटेस्टाइन क्या है, वो फास्ट मूवमेंट कर रही है। और अगर जब आप नॉर्मल बंदे के देखोगे तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सुनाई देगी, ऐसे जैसे कोई मिसाइल इधर से उधर जा रही है, कोई इधर जैसे ची ची ऐसे करके, तो मतलब क्या मूवमेंट का उसका जो है, फिर साउंड क्या है, ये भी अपने को हेल्प करती है किसी डिजीज को देखने के लिए। अब जैसे कोई बंदा आपके पास आता है कि मेरे को 10 दिन से खांसी है, साथ में आपको बोलेगा कि मेरे को बलगम भी आ रहा है, कफ भी है, तो आप जब सुनोगे उसको ऑस्कल्टेट करोगे लंग्स पे वो स्टेथो लगा के, तो आपको आवाज़ अब कैसी आ सकती है, एक तो होती है क्रैप्स बोलते हैं, चेस्ट क्रैप्स, ठीक है, और एक होती है, दो साउंड होती है, जैसे मान लो मेनली दो साउंड अपा, वैसे तो साउंड कई होती है, तो क्रैप्स और वीजिंग, ठीक है। क्रैप्स का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आप कागज को इस तरह से सिकोड़ते हो ना, जैसे कड़ 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 वैसी आवाज़ होगी। और एक होती है वीजिंग, वीजिंग यानी कि सीटियाँ वाली। अब अगर मान लो उसके इनमें लंग्स में कफ भरा पड़ा पूरा, ठीक है, तो वो जब भी सांस लेगा या छोड़ेगा, तो उसको क्रैप्स की आवाज़ आएगी, थोड़ा मतलब रुकावट करता है सांस में। और अगर मान लो वो पेशेंट आपका क्या है, मान लो वो अस्थमेटिक पेशेंट है। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा में ये होता है कि
उस बंदे को किसी चीज़ की एलर्जी है, ठीक है, अगर वो उस एलर्जी, जैसे मान लो किसी को कूड़े की एलर्जी है, कोई बार झाड़ू झाड़ू मार रहा है, मिट्टी की एलर्जी है, तो अगर मान लो किसी उस पे वो पेशेंट को क्या है, अस्थमा है और उसको मिट्टी से एलर्जी है, अस्थमा किस कारण है, मिट्टी से एलर्जी है, तो वो भाग के उधर चला गया नीचे, उसके मिट्टी गई, मिट्टी जाते क्या है उसका क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये जो है उसकी ट्रेकिया, ये जो उसके ब्रोंकस, ये क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे, इसमें सोजिश आ जाएगी, ठीक है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करेगा उसके कारण क्या होगा, सोजिश आ जाएगी उसकी इस पाइप में। अब अगर मान लो किसी पाइप में अपन, एक तो खुली पाइप हो उसमें फूंक मारे, एक वो पतली सी पाइप हो उसमें फूंक मारे, सीटी की आवाज़ आती है फिर, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, सीटियाँ बजने की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो बीजिंग क्या है, सीटी बजने की आवाज़ है। क्रैप्ट क्या है, क्रैप्ट क्या है, जैसे उसके अंदर क्या है, फेफड़ों के अंदर बलगम भर गया, पूरा कफ भरा पड़ा है, तो फिर वो सांस लेते तो कड़ 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 ऐसी आवाज़ आएगी, तो ये आवाज़ें कब सुनने को मिलेगी, आप जब स्टेथो लगा के कान पे उसको चेस्ट पे आप सुनेंगे, तो उसको बोलते हैं अस्कल्टेशन, ठीक है, तो अस्कल्टेशन का मतलब क्या है, आवाज़ सुनना। तो अब ये कह रहा है कि लंग्स में जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो कहाँ गया, हाँ, अपर लोब इज ऑस्कल्टेड, जब अपर लोब को आप सुनेंगे, अपर लोब यानी कि ये जो ऊपर वाला लोब है इसका, इसको जब आप सुनेंगे, सुनना चाहेंगे तो कहाँ पे आप स्टेथो का वो जो है अपन स्टेथो को कहाँ रखेंगे, फोर्थ रिब ऑन बोथ साइड, जब आप अपर लोब को सुनना चाह रहे हैं तो कहाँ रखना अपने को, चौथी रिब, यानी कि जो चौथी पसली है, गिन लो 1 2 3 4, ठीक है, चौथी पसली के पास ऑन बोथ साइड। लोअर लोब कहाँ पे सुनेंगे, वेस्ट ईयर ऑन दी बैक, तो जो लोअर लोब होगा ना इसका लंग्स का, वो अपने को कहाँ सुनाई देगा, पीछे कमर पे, ठीक है, कमर पे लगा देखें तो बेस्ट ईयर ऑन बैक, एंड मिडल लोब कहाँ से सुनाई देगा, उसका डेट बिटवीन फोर्थ और सिक्स्थ रिब। जब आप मिडल लोब को सुनना चाह रहे हो तो चौथी पसली से लेके छठी के बीच में रखना आपने, यानी कि पांचवी पसली के पास में आपने क्या है, स्टेथो को रखना है, तो वहाँ पे वो उसके बाद ज़्यादा आपको बेटर सुनाई देगी। और क्या इसमें, ब्रोंकियल अस्थमा, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी ना अस्थमा वाली, तो ब्रोंकियल अस्थमा इज कॉमन डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कॉमन सी बीमारी है जिसका नाम क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, अस्थमा मैंने आपको बता दिया, अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक डिजीज है एक तरह की, ठीक है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसका तो बस यही है इसमें अप्लाइड एनाटॉमी। आयुर्वेदा मतानुसार क्या है, फुफ्फुस का संहिता ग्रंथों में विवरण निम्न, चौनित वेन प्रभम फुफ्फुसम, ये श्लोक वगैरह है, चलो इतना नहीं दिए। फिर आ गया अपना नेक्स्ट, ब्रोंकियल ट्री, श्वसनिका, तो ब्रोंकियल ट्री क्यों बोला है इसको, ये देखो जैसे आपने बनाया ना डायग्राम, जो डायग्राम बनाया है, तो ये क्या है, एक तरह से जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की शाखाएं फैल जाती हैं, जैसे एक तना होता है पेड़ का, उस तरह से ये आकार है, और है कहाँ पे, किसका बना है, ये ब्रोंकस का, ये ब्रोंकाई का बना है, इसलिए इसको ब्रोंकियल ट्री बोल दिया, ठीक है, ट्री क्या होता है, एक पेड़ होता है, ठीक है, तो दी ट्रेकिया डिवाइड एट लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर, जो ट्रेकिया है वो क्या कह रहे हैं कि ये डिवाइड होती है कहाँ से, लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर, ठीक है, जो ट्रेकिया का लोअर बॉर्डर है वहां से, तो वो क्या होती है, ये ट्रेकिया जगह, ये ट्रेकिया इसका लोअर बॉर्डर यहाँ से डिवाइड होगी है, दो भागों में बट गई, ठीक है, ऑफ फोर्थ थोरेसिक, ठीक है, कहाँ पे डिवाइड हो रही है, कल अपन ने बात की थी ना, फोर्थ T4 जो है थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, तो थोरेसिक की जो चौथी वर्टिब्रा है उसके सामने डिवाइड होती है, क्योंकि यहाँ तक आती है, तो जैसे मान लो लगभग यहाँ बीच में मिडल चेस्ट में जाके डिवाइड होगी, तो वहाँ तक क्या आ जाती है, फोर्थ, ये मतलब एक लोकेशन बता दी आपको, फोर्थ वर्टिब्रा के अपोजिट से डिवाइड होती है, ठीक है, और डिवाइड कितनी है, कितने हिस्सों में होती है, दो में, इनटू टू प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई, तो ये जो दोनों आ गई अपनी, ये जो मेन है ना, मेन जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड होगी दो के अंदर, ठीक है, वन फॉर ईच लंग, ठीक है, दोनों लंग्स के लिए एक एक ब्रांच चली जाती है, एक राइट में चली जाती है, एक लेफ्ट में चली जाती है, तो इनका नाम अगर देंगे तो आप राइट प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई, इस तरह से नाम दे सकते हैं आप, तो राइट प्रिंसिपल
ब्रोंकस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो अब ये राइट साइड में मेन ब्रांच गई ना, इसकी लेंथ की जब बात करें अपन, ये कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बताई गई है। इट इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर इन लाइन विद द ट्रेकिया देन द लेफ्ट ब्रोंकाई। तो क्या कहना चाह रहे हैं, जो राइट वाली जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, ये क्या है कि हमारी जो लेफ्ट वाली है उसके मुकाबले क्या है, शॉर्टर है, थोड़ी छोटी है, लेकिन वाइडर यानी कि थोड़ी खुली रहेगी, और जो लेफ्ट वाली वो थोड़ी बीडी होगी। ठीक है, तो इट इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर लाइन विथ ट्रेकिया, और ट्रेकिया से जैसे मान लो बिल्कुल ट्रेकिया से ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगी राइट वाली, लेफ्ट वाली के मुकाबले राइट वाली ज़्यादा उसके अलाइनमेंट में रहेगी। तो फिर आगे अपना, हाँ, विद द ट्रेकिया देन द लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, लेफ्ट वाली के मुकाबले राइट वाली ज़्यादा अलाइनमेंट में रहती है। दी लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो इसने बोला था ना पहले कि राइट वाली जो है लेफ्ट वाली के मुकाबले लेंथ में छोटी है, क्योंकि अब ये कितनी होगी, आधी होगी बिल्कुल, 5 सेंटीमीटर। देखो राइट वाला जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है ना मेन, वो तो है 2.5 सेंटीमीटर, और लेफ्ट वाली कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो राइट वाली जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो लेफ्ट वाली के मुकाबले आधी है लेंथ के अंदर। ठीक है, इट इज कहाँ गया, हाँ, इट इज लॉन्गर। ठीक है, लॉन्गर है लेकिन क्या है, नैरोवर। नैरो का मतलब क्या होता है, बेड़ा। ठीक है, कोई चीज़ बेड़ी होती है तो नैरो, और वाइडर है तो चौड़ी। ठीक है, तो ये क्या है, उससे राइट वाली से लेंथ में तो ज़्यादा लंबी है, लेकिन क्या है, नैरो भी है। ठीक है, और इट इज लॉन्गर, नैरोवर एंड ओब्लिक देन राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। देखो जो अपना इसमें बुक में देखो डायग्राम, जो राइट वाली है वो तो क्या थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी मतलब सीधे टाइप में उससे ट्रैकिया के ज़्यादा कांटेक्ट में है, और लेफ्ट वाली ज़्यादा ओब्लिक है, ओब्लिक यानी कि जो तिरछा। ठीक है, तो तिरछी शेप में अपनी लेफ्ट वाली होती है। फिर आगे अपना ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। तो ईच प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर द लंग थ्रू द हिलम। अब हिलियम किसको बोला इसने, जैसे मान लो ये दो में डिवाइड होगी, और यहाँ पे जैसे लंग्स है, जैसे इस तरह से लंग्स है ना, तो यहाँ पे जब ये जो ट्रेकिया से डिवाइड हुई है ब्रोंकाई, ये जिस होल के अंदर से, जिस होल के अंदर जैसे एक लंग्स के अंदर एंटर करने के लिए एक दरवाजा चाहिए इसको। ठीक है, तो उस दरवाजे को आप क्या बोलते हैं, हिलम, हाइलम बोल दो, हिलम बोल दो, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, स्पेलिंग उसकी ये रहेगी HILUM। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री है उसको हिलम बोला या हाइलम बोल दिया। ठीक है, इसके अंदर से ये जो अपनी ब्रोंकाई है ये एंटर करेगी किसमें, लंग्स में, फेफड़े के अंदर। ठीक है, तो ईच प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर द लंग्स थ्रू द हाइलम एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लोब ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो जैसे ये प्रिंसिपल ने एंटर किया, किसने किया, प्रिंसिपल ब्रोंकाई ने, फिर आगे जाके ये क्या होगी, अलग अलग, जैसे इधर एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, फिर दो ब्रांचेज में डिवाइड होगी, और एंटर किसके थ्रू करेगी, हाइलम के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही उसके अंदर होता है दूसरी में, लेफ्ट वाली में। तो डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लोब ऑफ द लंग्स। अच्छा, ईच लोअर ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट ब्रोंकाई, तो फिर वो दोबारा जो दो लोब में डिवाइड हो रही थी वो फिर दोबारा आगे दो लोब में डिवाइड होगी, दो हिस्सों में डिवाइड होगी, दो सेगमेंट में डिवाइड होगी। दिस सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइडेड टू फॉर्म वेरी स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी वाली डिवाइड हुई है वो आगे फिर ब्रांच में डिवाइड होगी, और लास्ट जो ब्रांच होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियल, टर्मिनल यानी कि टर्मिनल बोलते हैं अपन जो खत्म हो गया लास्ट जो है उसको, उसके आगे वाली जो ब्रांच है उसको बोलेंगे, मतलब बिल्कुल जो लास्ट वाली ब्रांच है उसको बोल देंगे टर्मिनल ब्रोंकाई। देखो सबसे पहले तो ट्रेकिया है, फिर वो दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, फिर वो जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई फिर दो ब्रांच में डिवाइड होगी, उसको बोलते हैं अपन ब्रांच ब्रोंकाई, और ब्रांच ब्रोंकाई फिर टर्मिनल ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। तो इस तरह से एक तरह से
पेड़ बन जाता है। जैसे पेड़ में एक शाखा से दो शाखाएं, दो शाखा से फिर आगे आगे फैलती रहती है, उस तरह से क्या है अपने लंग्स के अंदर भी एक तरह का ये पेड़ बना देती हैं। अब आगे अपने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स किसको बोला अपने, आगे से आगे जो लास्ट जो टर्मिनल जो इसका एंड था, जो टर्मिनल मतलब ब्रांच थी इसकी, उसको अपने ब्रोंकियोल बोल रहे हैं। जैसे ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद जो टर्शरी ब्रोंकाई उसी को अपने ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं। यानी कि जिसके साथ देखो ब्रोंकियल्स किसको बोल दिया, जैसे मान लो इसकी ब्रांच फिर इधर आ गई, इधर आ गई, ठीक है, तो ये वाली ब्रांच है जिसके साथ एल्वेओलाई जुड़ी हुई है, एल्वेओलाई जिसके साथ जुड़ी है उस ब्रांच को, उसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जिसके साथ एल्वेओलाई जुड़ी हुई है। तो अब देखो टर्मिनल ब्रोंकियल आर कनेक्टेड एयर सेल्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एंड इन माइक्रोस्कोपिक पासेज विच आर टर्म्ड एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, किसमें डिवाइड होगी फिर आगे जाके, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट किसको बोला है कि ये जो एल्वियोलाई तक जो ब्रांच जा रही है उसको एल्वियोलर डक्ट बोला। डक्ट क्या किसको बोलते हैं, एक पाइप को बोलते हैं, ठीक है, और जो पाइप एल्वियोलाई की तरफ जा रही है उसको अपने एल्वियोलर डक्ट बोल रहे हैं। एट्रिया पल्मोनरी एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन दी एल्वियोलाई। आपने क्या याद रखना है कि जो गैस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। जो मतलब बिल्कुल इनके लास्ट में गुब्बारे जैसी संरचना होती है ना, जो गुब्बारे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, जो जब आप सांस लेते हैं तो अंदर लेते हैं तो फूलते हैं वो, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वापस वो क्या अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो अब जो इनके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, एल्वियोलाई, गुब्बारे जैसी जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसी में से क्या है, बाहर से ऑक्सीजन आके ब्लड में मिक्स होगी, और ब्लड में जो CO2 है वो वापस इसमें जाएगी एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई उसको अंदर ट्रेकिया के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा एनवायरनमेंट में। अब देखो नेक्स्ट आ गया क्या, प्लूरा। अगला जो इसका पॉइंट है दी प्लूरा। अब प्लूरा क्या होता है, दी प्लूरा, प्लूरा इज स्पेलिंग, ठीक है। तो प्लूरा क्या है, एक मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में क्या बोला मैंने, फुफ्फुस आवरण। हिंदी में क्या बोला हमने इसको, फुफ्फुस आवरण, इस तरह से कुछ है, ठीक है। आवरण क्या होता है, एक एक मेम्ब्रेन, एक लेयर है, ठीक है। यानी कि प्लूरा मैंने आपको बताया था, देखो लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है जो इसका क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम जो करती है, इसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्लूरा भी बोल सकते हैं, इसको प्लूरा भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में हमने क्या बोला है, फुफ्फुस आवरण, ठीक है। तो दी प्लूरा इज सीरस मेम्ब्रेन विच लाइन बाय मेसोथीलियम, ठीक है। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ये किससे, किस सेल से बनी है, जिन सेल से बनी है उसका नाम क्या है, मेसोथीलियम, ठीक है। मेसोथीलियम सेल से मिलके ये बनी है। दी प्लूरा इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर लेयर। जो प्लूरा है ना वो क्या है, दो लेयर में डिवाइडेड है। जो प्लूरा है, जो मेम्ब्रेन है, ये दो लेयर में डिवाइडेड है। प्लूरा एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ प्लूरल कैविटी इज पेरिटियल प्लूरा। तो जो प्लूरा किससे जुड़ी हुई है, विद द वॉल ऑफ प्लूरल कैविटी is the parietal pleura. Pleura that reflect from the medial wall and on the surface of the lungs is visceral pleura. अब इसके भी प्लूरा के भी दो टाइप है, देखो एक तो है ये जो बाहर वाली लेयर होगी ना, इसको तो बोलेंगे अपन पेरिटल प्लूरा,
ठीक है। और इसकी जो अंदर वाली जो लेयर है, मतलब लंग्स के ऊपर इस तरह से होती है, दो लेयर होती है इसकी, अंदर वाली है उसको बोलेंगे अपन विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। तो इसकी भी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो दो लेयर में डिवाइडेड है, जो अंदर वाली इसकी दीवार है उसको तो बोला अपन ने विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली इसकी दीवार है उसको अपन ने बोला है पेरिटल प्लूरा। आ गया। हाँ, the pleural associated with the wall of the pleural cavity is parietal pleura. Pleura that reflect from the medial wall and on the surface of the lungs is visceral pleura. तो अब देखो पेरिटियल प्लूरा जो है, पेरिटियल प्लूरा इज थिकर देन दी विसरल प्लूरा। जो पेरिटियल प्लूरा ना वो क्या है, विसरल प्लूरा से थोड़ी मोटी है, थिकर देन विसरल प्लूरा। इस सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो फिर ये दोबारा आगे 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका नाम क्या है, कोस्टल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा, मीडिया स्टेनल प्लूरा और डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने बस इतना ध्यान रखना है, इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, वो भी दो लेयर में डिवाइडेड होती है। अंदर वाली को अपन ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, विस्कस प्लूरा बोलते हैं, बाहर वाली को अपन पेरिटियल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे फर्दर आपको पार्ट याद करने की आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन्होंने बताया आगे क्या है, विसरल प्लूरा। अब क्या आ गया अपना विसरल प्लूरा। दी पल्मोनरी प्लूरा कवर द सरफेस एंड फिशर ऑफ द लंग्स एक्सेप्ट एट द हिलम। तो क्या कह रहा है, जो विसरल प्लूरा ना वो क्या करती है, पूरे उसको कवर करती है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ जो हाइलम, हाइलम जो अपन ने पढ़ा था, ये वाली जगह, ये वाली, इसको कवर नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर से तो हमारी क्या ये ब्रोंकाई एंटर करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसको, इस एरिया को छोड़ के, हाइलम को छोड़ के बाकी सारी को ये कवर करती है। रिसेस ऑफ प्लूरा, देयर आर टू फोल्ड और रिसेस ऑफ पेरिटियल प्लूरा which act as reserve space for lungs to expand during the deep। तो कहीं कहीं पे क्या होती है, एक्स्ट्रा प्लूरा होती है, मतलब थोड़ा सा फोल्ड होते हैं उसके, फोल्ड जैसे मोड़, जैसे अपन एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करके छोड़ देते हैं, तो वो क्यों होती है, कहते हैं वो इसलिए होती है, रिजर्व स्पेस होता है एक तरह का। क्योंकि जब हमने क्या, नॉर्मली तो अपने लंग्स का साइज ठीक रहेगा, जब हम सांस को अंदर खींचेंगे उस टाइम क्या होगा, लंग्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो जैसे ये लंग्स है, ठीक है, अभी सांस बाहर छोटा हुआ है, मैंने इसके बाहर एक, जैसे मान लो कपड़े की एक लेयर बना के छोड़ दी, इसको पैक कर दिया, ठीक है, लेकिन जब ये बाहर से सांस लेगा तो लंग्स क्या होगा, बड़ा होगा, तो फिर वो मेरा कपड़ा फट जाएगा अगर पूरा पूरा साइज का होगा तो। इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज में, जैसे मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा तो थोड़ी सी ऐसे फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें छोड़ दूँ, तो ये एक लेयर को एक कपड़ा मान लो, इसकी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है इसका। तो ये क्या होगा, जब इसके अंदर सांस आएगा तो जब ये फूलेगा तो क्या होगी, ये मेम्ब्रेन भी फैल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, क्या कह रहे हैं, दी देर आर टू फोल्ड्स और रिसेस ऑफ पेरिटियल प्लूरा विच एक्ट एज रिजर्व स्पेस। तो इसके लिए स्पेस को रिजर्व रखता है फॉर द लंग्स टू एक्सपेंड ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन देखो दो चीजें थी ना इसमें, एक तो एक्सपायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सांस का देखो, इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल यानी कि बाहर निकाल रहे हैं, और इसमें जो एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं, यानी कि इसको अंदर खींच रहे हैं। इन और एक्स, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, ठीक है। तो इससे आप देख लेना, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ये दो तरह के अपने प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के। तो हाँ, दी कोस्टोमीडियल रिसेस लाइज एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियस्टेनम दी। बस इतना ही है। तो अब इसमें क्या है, नीचे देखो नर्व सप्लाई देखो प्लूरा की, जो प्लूरा मेम्ब्रेन है उसमें भी नर्व सप्लाई होती है। दी पेरिटियल प्लूरा, जो पेरिटियल प्लूरा है उसमें कौन सी जाती है, दी कोस्टल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक प्लूरा आज सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। ये देखो, इसको एक तो नर्व जाती है इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। एक जो दूसरी नर्व है वो कौन सी है, मीडिया स्टाइनल प्लूरा, जो एंड सेंटर पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक प्लूरा बाय फ्रेनिक नर्व। दो नर्व है, एक तो इंटरकोस्टल नर्व है, एक फ्रेनिक नर्व है, ठीक है। ये दो नर्व इसको पेरिटियल प्लूरा को जो नर्व जाती है इसमें। फिर पल्मोनरी प्लूरा,
इसके अंदर कौन सी नर्व आती है, इसके अंदर है सिंपैथेटिक नर्व है, और T2 से T5 तक की नर्व होगी, और पैरासिम्पैथेटिक में वही जो वैगस नर्व आप पहले पीछे पढ़ के आए हैं। तो अब देखो इसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी, यानी कि अब प्लूरल से भी रिलेटेड क्या है, कुछ डिजीज होती हैं, कुछ उसमें खराबी हमारे आ सकती है। अप्लाइड एनाटॉमी में क्या बताते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो प्लूरेसी प्लूरेसी इसको ये क्या बोला अपने, दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। किसी इन्फेक्शन के कारण क्या हुआ है, ये जो लंग्स की बाहर की लेयर है प्लूरा है, इसमें क्या होता है, सोजिश आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं आप, सोजिश को, ठीक है। दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, इट मे बी ड्राई, ठीक है, बट ऑफन इट इनटू एक्युमुलेट्स बाय कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो इन्फ्लामेशन है वो क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है, यानी कि ठीक हो सकती है, बट ऑफन इट इन अकम्प्लिश्ड बाय कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। कई बार क्या होता है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, ये जो कैविटी है ना, प्लूरल कैविटी है, इसके बीच में क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है किसी इन्फेक्शन के कारण। कई बार इसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो कि प्लूरल कैविटी के अंदर कई बार क्या है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन प्लूरेसी। फिर एक डिजीज आती है न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। आपने लंग्स से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज सुनी है, कौन कौन सी बीमारी सुनी है अभी तक, फेफड़े से रिलेटेड सुनी कोई, नहीं सुनी, क्या चक्कर, बीमार नहीं होता क्या तुम्हारे यहाँ, न्यूमोथोरेक्स है, निमोनिया सुना ना, कॉमन सा बच्चों में ज़्यादा होता है, छोटे से ही आप शुरू होते हैं सुनना, निमोनिया सुनते हैं, तो सही है, इसका पॉइंट भी है कि निमोनिया होता है, ठीक है। अब देखो उसमें निमोनिया में तो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर बलगम भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा कफ भर गया, उसको सांस लेना मुश्किल हो गया, उसके क्या है सांस भी नहीं लिया जा रहा उससे, उसको खांसी आती है, ये जो क्या दोनों उसके लंग्स क्या है बच्चे के बिल्कुल ऐसे पानी पानी से भर गए, ठीक है, उसको अपन निमोनिया कह देते हैं। अब देखो न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स में क्या है, जब आप देखोगे ये एक ऐसी बीमारी, इसके अंदर क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी है ना, ये जो कैविटी है प्लूरल कैविटी, प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है, लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, समझे बात को, नहीं समझे, एक तो लंग्स है अंदर, ठीक है, और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में जो कैविटी है, खाली जगह है, उसको प्लूरल कैविटी आपको बोलते हैं। उसके अंदर कई बार क्या होती है, हवा भर जाती है, उसके अंदर क्या है, हवा भर गई, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। तो ये जो कैविटी है इसके अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन वाली, इसके अंदर क्या होगी, हवा भर गई, ठीक है, तो उसी को आप न्यूमोथोरेक्स बोल लेंगे। तो इसका जब आप चेस्ट एक्सरे देखोगे तो आपको पता क्या दिखाई देगा, आज पता क्या करना है, गूगल में या चैट जीपीटी में, जैसे भी जिसमें भी डिजीज रिलेटेड लंग्स ये भरना, ठीक है, फिर उसका एक्सरे भी मांगना, भी एक्सरे ऑफ डिजीज रिलेटेड लंग्स, या सीधा हिंदी में लिख देना लंग्स की बीमारियों से रिलेटेड एक्सरे, वो देखना आप। ठीक, अब इसमें क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स होगा ना, जो जब आपको ये दिखाई देगा, आपको इतना इतना एरिया क्या होगा, ब्लैक दिखाई देगा, बिल्कुल काला काला सा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ प्लूरल कैविटी में ये क्या हो गया, जो कैविटी थी इसमें हवा बनने के कारण इसने लंग्स को क्या कर दिया, सिकुड़ गया लंग्स, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी जब, अब एक तो फेफड़ा पूरा खुल रहा था, अब क्या हुआ, हवा के कारण क्या है, ये इकट्ठा हो गया, यहाँ तक रह गया, और यहाँ तक सारी हवा भर गई, तो उसको बोलते हैं अपन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो जब भी आप चेस्ट एक्सरे देखोगे किसी का, ठीक है, तो जब अगर उसमें हवा है फिर तो आपको वो स्पेस क्या कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, अगर उसमें हवा है तो ब्लैक, अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे आप कफ या बलगम या रेश या कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर आपको वो वाइट वाइट दिखाई देगा, ठीक है। और नॉर्मल, पहले आप नॉर्मल देखें ना कि नॉर्मल कैसा होता है, क्योंकि आप देखो
आप किसी को बताओगे भी मैं BSc कर रही हूँ, नर्सिंग कर रही हूँ, तो उनके दिमाग में वही जाएगा कि हाँ आप इसको ला के दिखाओ। कहीं भी आप जाओगे रिश्तेदारी में, पता लग जाए हाँ नर्सिंग है, मेडिकल लाइन से है, तो वो उठा के अपनी पुरानी दवाइयाँ, शीशियाँ, रिपोर्ट, एक्सरे सारा उठा के ले आएंगे आपके पास। मैं देख के बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो पहले आप नॉर्मल एक्सरे देखना, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड डिजीज का देखना, फिर आपको पता लग जाएगा। फिर आप कभी भी किसी का देखोगे ऐसे आपको लगभग आइडिया हो जाएगा कि इसको ये बीमारी हो सकती है। तो हवा जब भी भरी होगी तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा एक्सरे। अगर उसमें वाटर है, पानी है, तो लिक्विड होगा तो वाइट दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर आगे अपना हीमोथोरेक्स, अगली जो इसकी डिजीज है। न्यूमोथोरेक्स में तो प्लूरल कैविटी में हवा भरी हुई है। फिर सेकंड क्या है, हीमोथोरेक्स, एक ये भी बीमारी होती है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। देखो हीमो का मतलब क्या होता है, हीम जो होता है, हीम हीम हीमोग्लोबिन, सुना आपने हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में होता है अपने, ठीक है। तो इसका नाम उसी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी में पहले तो हवा भरी थी, अब किसी कारण से उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी है, तो यहाँ पे खून आ गया उसको, ब्लड, अब यहाँ पे ब्लड भर गया, ठीक है, समझे। अब उसके क्या हो गया, ब्लड भर गया इस एरिया में, ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें, इसको फिर ये ऊपर कर देगा, इसके अंदर ब्लड भर गया। तो जब इस प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंस ऑफ ब्लड हो तो उसको हीमोथोरेक्स बोलेंगे। न्यूमोथोरेक्स था एक, तो इसका मतलब तो क्या था, एयर है उसमें। हीमो आ गया, हीमो वर्ड किससे रिलेटेड है, ब्लड से है, तो ब्लड प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी, एक बीमारी ये हो जाती है। फिर आ गया एक बीमारी आती है हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। अब इसका मतलब क्या होगा नौफाविद, देखो अब आ गई एक और बीमारी हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो वर्ड आप किसके लिए यूज करते हैं, पानी के लिए। हाइड्रो वर्ड आप किसके लिए यूज करते हैं, पानी के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर अब क्या कह रहे हैं, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, हाइड्रो से पानी, न्यूमो से हवा। अब उसकी इस कैविटी में क्या है, हवा भी है और पानी भी है, दोनों भर गए। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्लूइड एंड एयर इन दी प्लूरल कैविटी, समझे बात को। अब क्या होगा, देखो एक और जो बीमारी जिसने बताई है उसमें क्या है, हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स। देखो हाइड्रो का मतलब वाटर या फ्लूइड, फ्लूइड लिख दो ज़्यादा अच्छा है, लिक्विड हो गया मतलब फ्लूइड। और न्यूमोथोरेक्स आपने पढ़ा ही है अभी ऊपर, मतलब एयर है, एयर प्लस वाटर दोनों है, तो उस बीमारी को आप बोलेंगे हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। फिर एक और जो लास्ट इससे रिलेटेड डिजीज है, एम्पाइमा, एम्पाइमा, ठीक है। तो जैसे पस है कोई, पस है, उससे रिलेटेड जब आपको इसमें रिपोर्ट्स में या किसी भी मतलब साइंटिफिक उसमें वर्डिंग जो यूज करेंगे आप पायो वर्ड यूज कर लेते हैं, पायो, ठीक है। पस से रिलेटेड हम पायो वर्ड यूज कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एम्पाइमा, एक बीमारी क्या है, एम्पाइमा, एम्पाइमा। अब इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, किसी कारण से इसके अंदर क्या है, पस भर गई इस कैविटी में। प्लूरल कैविटी कौन सी है, जहाँ लंग्स खत्म है और उसके बाद थोड़े से गैप के बाद प्लूरल मेम्ब्रेन शुरू होगी, उसके बीच का जो एरिया उसको प्लूरल कैविटी बोल दी है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर पस भर गई ना इसके अंदर, इस प्लूरल कैविटी में पस भर गई, उस डिजीज को हम बोलेंगे एम्पाइमा, ठीक है, समझे बात को। तो ये अपने 1 2 3 4 5 डिजीज पढ़ी है। 5 में क्या है, सबसे जो पहली है प्लूरेसी, ठीक है, प्लूरेसी, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, ठीक है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। फिर दूसरी जो हमने पढ़ी है न्यूमोथोरेक्स, तो प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हमारी एयर प्रेजेंट है, तो उसको बोला अपन ने न्यूमोथोरेक्स। फिर नेक्स्ट अपन ने जो डिजीज पढ़ी है वो क्या है, हीमोथोरेक्स।
तो हिमो का मतलब क्या होगा, हिम से रिलेटेड है तो ब्लड, तो यानी कि उसकी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या है, ब्लड की प्रेजेंस है, यानी ब्लड भर गया। और फिर उसके अंदर क्या है, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है, तो प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्लूइड एंड एयर। अब उसके अंदर क्या है, फ्लूइड भी है और एयर भी है। फिर एम्पाइमा जो है, तो अब उसकी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर क्या है, पस भरी पड़ी है। तो ये जो पांचों नाम है ना, ये और इसमें एक ऐड कर लेना, न्यूमोनिया, ठीक है। तो मतलब तो इससे रिलेटेड जितनी डिजीज उसमें नाम निकालना, ठीक है। फिर इनके इनके नाम भर के इनके एक्सरे लिख देना, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि जब पस भरती है तो कैसा एक्सरे दिखता है, जब उसमें एयर भरती है तो कैसा एक्सरे दिखता है, जब उसमें फ्लूइड भरता है तो कैसा एक्सरे दिखाई देता है। तो उससे आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना फिर आज रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी वाला ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड करें या फिर अ, कोई और टॉपिक शुरू करेंगे, वो देख लेंगे वहाँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, कर दो इसको ओके। हाँ, अपना ये पूरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस एक दो सिस्टम और बाकी है इसमें शायद।